हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात लैग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। दोस्तों, भले ही आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस प्रारूप का समीकरण यानी कि इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यह प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का प्रामाणिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल पी स्मॉल क्यू क्या है आप सभी को पता होगा। पी कौन है? डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स। क्यू कौन है? डेल्टा जेड बटे डेल्टा वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी को पता होगा। और कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, ये तीनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब सुनिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इस प्रारूप के यानी इस पैटर्न के अगर हमारे पास इक्वेशंस आएंगे जिनको हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लैग्रांज के सहायक समीकरण लिखने होंगे, यानी कि लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपको लिखना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस इस रूप में होंगे, dx बटे p, ये p कौन है? वही ये कैपिटल P। ठीक है, dy बटे कैपिटल Q, dz बटे कैपिटल R। ठीक है, dx बटे कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy बटे कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz बटे कैपिटल R। ये लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, अब फिर आप ये जो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इनको सॉल्व करने के बाद इसके जो सॉल्यूशंस आपको मिले हैं, ये देखिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको मिले हैं, u x y z इज इक्वल्स टू c1 और v x y z इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, उसके बाद आपको इस इक्वेशन 1 का जो जनरल सॉल्यूशन लिखना है वो इस पैटर्न में या इस पैटर्न में या इस पैटर्न में, तीनों में से किसी भी एक रूप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप लिखो फाई यू वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाई यू कॉमा वी इज इक्वल्स टू 0। यू कौन है? यही ये जो आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे ना, उसमें से एक u है और एक v है। ठीक है, तो या तो आप फाई यू वी इज इक्वल टू 0 लिखो, या तो आप u इक्वल फाई वी लिखो, या फिर आप v इक्वल फाई यू लिखो। तो तीनों में से किसी भी एक रूप में आप इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हो। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, इसी पूरे मेथड को हम अप्लाई करेंगे इन सवालों में और बनाएंगे ये सारे सवाल। अब बहुत खास बात सुनिए दोस्तों, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखो, ये लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, सहायक समीकरण। ठीक है, जो कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमारी मदद करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, इस रूप को बहुत अच्छे से आप देखिए। क्या लिखा है यहाँ पे? dx बटे p इज इक्वल्स टू dy बटे q इज इक्वल्स टू dz बटे r। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमने जस्ट पिछले चैप्टर में, ठीक है, पिछले चैप्टर में मतलब कि पिछले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, हमने इसी रूप के, ठीक है, इसी रूप के डिफरेंशियल इक्वेशन को वहां पे सॉल्व किया है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना, यानी ये वाले फॉर्म के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने पिछले चैप्टर में सॉल्व किया है। और ये वाला जो मतलब टॉपिक है वो पिछले चैप्टर के सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो अभी बन रहा है, इस वीडियो के जस्ट दो वीडियो पहले, दो तीन वीडियो पहले का बस वो टॉपिक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि आप देखो ना, इनको आखिर आप इस रूप में जब इसका मतलब ये है आपका ये
लैग्रेंजेस इक्वेशन, परंतु इनके सॉल्यूशन के लिए जब आप इसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे तो वो इस पैटर्न में दिखेंगे, और इस पैटर्न के सॉल्यूशंस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको समझाया गया है, अनेक सारे सवालों के साथ, अलग अलग वेराइटी के सवाल उसमें समझाए गए हैं। जितना भी मेथड हो सकता था सब अच्छे से बताया गया, और वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, शुरुआत में ही आपको वो वीडियो नजर आएगा, जरूर देखिएगा। एक वीडियो वो वाला, और इसी टॉपिक पर यानी कि लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक वीडियो और है जो हमने पिछले साल बनाया था, उसको भी वहां पर उसका लिंक भी दिया गया है, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, हम सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों जरूर जरूर देखिएगा वो सारे वीडियोस, और तो और इसके पहले के सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस बहुत आपकी मदद करेंगे और बहुत इजीली आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हम सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। ये आपका एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वर्किंग रूल लिखा है कि हमें क्या क्या करना है, और वही वही काम हम यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले पहला इक्वेशन देखो, आप क्या दिया है आपको, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। चेक कीजिए क्या ये लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका ये जो फॉर्म होता है, क्या ये इस फॉर्मेट में है, क्या ये इस फॉर्म में है, इस पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है क्या, पहले आप चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, यानी स्मॉल पी के साथ जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल पी, यानी कि कैपिटल पी यहाँ पे वाई जेड है। फिर क्यू के साथ कौन है, जेड एक्स, तो क्यू के साथ कैपिटल क्यू, यानी कि ये जेड एक्स जो है वो कैपिटल क्यू के रूप में दिख रहा है, और कैपिटल आर के रूप में दिख रहा है उस पर वाला चीज, यानी कि कौन, एक्स वाई। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यह लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का के रूप का है। ठीक है, के रूप का समीकरण है, या ये वही है। ठीक है, यह लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है, या यह लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए वो पूरी थ्योरी आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और इसे सॉल्व करने के लिए हम लैग्रेंजेस के क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं, अर्थात लैग्रेंजेस के सहायक समीकरण लिखते हैं, और वो किस रूप से बनेंगे, dx बटे कौन होता है, देखो सहायक समीकरण dx बटे कैपिटल P, तो यहाँ पे कौन है, वाई जेड है। ठीक है, dy बटे कैपिटल Q जेड एक्स है, dz बटे कैपिटल R अर्थात कौन है, एक्स वाई। ये काम तो आपको हर सवाल में करना है दोस्तों। इस पैटर्न के जो भी आपको सवाल मिलेंगे, जो भी आपको इक्वेशंस मिलेंगे जो कि लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, उसको सॉल्व करने का शुरुआती काम तो यही है कि आपको पहले उसको उस रूप में देखना है। इस रूप में देखने के बाद आपको कैपिटल P कौन है, कैपिटल Q कौन है, कैपिटल R कौन है ना भाई, वो आपको चेक करना है। फिर आप यहाँ पे वो सब लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। ये काम तो आपको हर सवाल में करना है। इसके बाद क्या काम करना है वो सुनिए। इसके बाद का जो काम रहेगा उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो है वो हर सवाल में आपको, इसके कुछ पैटर्न्स हैं, यानी कि कुछ सवाल कुछ तरीके से बनते हैं, कुछ सवाल कुछ दूसरे तरीके से बनते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं वो हम आपको बतलाएंगे, चिंता ना कीजिए, बहुत ही सरल है। देखो सबसे पहला आपको क्या तरीका देखने को मिल सकता है कि देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो कई सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें हम बारी बारी से दो दो फ्रैक्शंस को लेते हैं, जैसे मैं पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है, फिर दूसरे बार में मैं मान लो दूसरा तीसरा या पहला तीसरा ले लिया, ऐसे करके मैं 2 बार करके दो दो फ्रैक्शंस को लूंगा, और फिर उनसे मेरे को 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक मिलेगा ux y z इक्वल टू c1, दूसरा vx y z इक्वल टू c2 मिलेगा।
ठीक है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, यानी कि प्रथम दो भिन्नों को लेने पर, प्रथम दो भिन्नों से, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो क्या होगा बताइए, डी एक्स बटे वाई जेड, डी वाई बटे जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर से कौन कौन कट रहा है देख लो भला, जेड जेड हट रहा है, एक्स वाले को एक्स वाले के साइड लाओ, वाई वाले के साइड वाई वाला ले जाओ, दोनों ओर दो का गुणा कर दो ताकि इंटीग्रेट करने के लिए ज्यादा सहूलियत पड़ेगा। ठीक है, दोनों ओर दो दो का गुणा कर दिए, अब समाकलन कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो आपको पता है एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे दो, परंतु दो दो कट जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वैसे ही उधर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे y का y के सापेक्ष तो वाई स्क्वायर बटे टू होगा, टू टू कटेगा तो वाई स्क्वायर आएगा, इधर पलटा दो। ठीक है, और आपको पता है कांस्टेंट लेते हैं अपन तो C1 कांस्टेंट। ठीक, अब देखो यही तो आपका यू एक्स वाई जेड है, यही देखो ना, यू एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, यही है यू एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, यही चीज है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करो, जैसे आपने फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लिए ना, अब आप कोई और दो फ्रैक्शंस लो, जैसे दूसरा तीसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, जो आपकी इच्छा। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं पहला और तीसरा ले लेता हूं, तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, अपन लिखेंगे प्रथम व तृतीय अनुपात से, आप चाहो तो दूसरा तीसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रथम व तृतीय अनुपात से, या लिख सकते हैं प्रथम व तृतीय तृतीय भिन्न से। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे डी एक्स बटे वाई जेड बराबर डी जेड बटे एक्स वाई। अब देखो यहाँ से दोनों ओर से कौन कौन कट रहा है, वाई वाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। फिर एक्स वाले को एक्स वाले के साइड ले आओ, वाई जेड वाले को जेड वाले के साइड ले जाओ, टू टू का गुणा कर दो, समाकलन कर दो, तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर जेड स्क्वायर हो जाएगा, पलटा दो इधर। ठीक है, टू है ना ये, इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो अपन कांस्टेंट ले लिए C2, हो गया। ये आपको यू एक्स वाई जेड के रूप में दिख रहा है, वो आपको वी एक्स वाई जेड के रूप में दिख रहा है। अतः आपको दिए हुए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, अतः दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा बताइए, साथ में लिख सकते हैं, अतः दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल, therefore the general solution of the given differential equation is, कैसे लिखेंगे बताइए, फाई क्या क्या तरीका है, या तो इस रूप में लिखो, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में। तो अगर अपन पहले रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, चलिए ये यू एक्स वाई जेड है, यानी कि पहला जो आपको सॉल्यूशन मिला है उसको लिखिए कॉमा करके, दूसरे सॉल्यूशन को लिख दीजिए, ये देखो हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों, देखो कहीं भी कठिनाई नहीं है। तो ये पहला कैटेगरी का सवाल हुआ, यानी कि देखो हमने जो चारों सवाल यहाँ लिख रखे हैं ना, उसमें हमने ये पर्याप्त प्रयास किया है कि आपको हर टाइप में अपन समझा सकें। जैसे दूसरे सवाल में कुछ अलग टाइप का काम करना है, ठीक है, जैसे ये तो सबसे सरल वाला था। इसमें क्या करना होता है कि पहले बार में आपको दो फ्रैक्शंस लेने होते हैं, उनसे एक सॉल्यूशन तैयार होता है, फिर दूसरे बार में आपको कोई और दो फ्रैक्शंस लेने होते हैं। जैसे अभी मैं पहला और दूसरा लिया, तो आप फिर पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा ले लो। ठीक है, फिर उनसे जो सॉल्यूशन मिलते हैं उसको इस रूप में लिख देते हैं, हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्या कठिन है बताओ, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल अब हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों दूसरा सवाल में हमको कुछ अलग काम करना है, वहां पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु क्या काम करना है ध्यान से देखिएगा। देखो, तो दूसरा सवाल में आपको जो इक्वेशन दिया है वो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू बराबर जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो आप चेक करो कि ये लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है कि नहीं है, इस रूप का है कि नहीं है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये इसी रूप का है। सर कैसे, पी के, देखो पी के साथ स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी के साथ में जो भी है वो कैपिटल पी हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो वो कहानी जो लाइन अपन लिखते हैं वो पूरी आप लिखेंगे कि यह लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है,
और इसको सॉल्व करने के लिए हमें लैग्रेंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखने होंगे, ठीक है, यानी सहायक समीकरण लिखने होंगे। वो पूरी बात आप यहाँ पे लिखेंगे। देखो पूरा हर एक चीज लिखना चाहिए, ठीक है, तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ लिखने में काफी समय लगेगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, परंतु हम आपको पूरा बोल कर बता रहे हैं कि आपको ये सब पूरा लिखना है, ठीक है। तो अतः लैग्रेंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगे बताइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो उसको कैसे लिखते हैं बताओ। तो वो लिखते हैं अपन डी एक्स बटे पी, कैपिटल पी, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड डी वाई बटे क्यू। क्यू कौन है, ये है, चिन्ह सहित लिखना है दोस्तों, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। देखो चिन्ह सहित लिखना है, माइनस से तो माइनस समेत लिखना है उसको, ठीक है। और डी जेड बटे आर। अब ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें तो अपन अगर सोचेंगे सर वो पहले सवाल जैसे इसको बना करके देखिए, फर्स्ट टू रेशियोज या फर्स्ट टू फ्रैक्शंस के बाद फिर आप कोई दूसरे फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ वैसा काम नहीं बन सकेगा। क्योंकि पिछले सवाल में क्या है, पहले सवाल में जब अपन फर्स्ट टू रेशियोज ले रहे थे तो याद कीजिए वहां पे जैसे अपन ऊपर में अपने को जैसे डी एक्स और डी वाई मिल रहा है, तो नीचे में जेड जेड कट जा रहा था, यानी कि एक्स वाई है तो एक्स वाई वाली चीजें मिल रही है, तुरंत समाकलन करके बन गया था। यहाँ पे तो ऐसा है कि जैसे आप फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लोगे, अब आप सोच रहे हो सर ये डी एक्स है ये डी वाई है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का लेते हैं, एक्स एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड, किंतु ये जेड कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो कट भी नहीं रहा है दोनों ओर से, तो आगे चल के हम लोग फंस जाएंगे फिर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको दूसरे मेथड से बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा मेथड हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यानी कि गुणक निकायों का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या होता है, परंतु मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आप उन वीडियोस को, जिन दोनों वीडियोस के बारे में मैं आपको बतलाया हूँ, जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। मतलब ये भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है, परंतु उसको भी देखिएगा, ठीक है। देखो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या होता है, ऐसे संख्याएं, ठीक है, जिनका इसमें गुणा करने पर, इसमें ऊपर नीचे गुणा करने पर ये बहुत ही सरल रूप में बदल जाएगा और हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो पाएगा। तो आप कहेंगे सर वो क्या होता है और उनको कैसे चुनते हैं, कैसे चुना जाता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स को, तो ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिए। यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, अगर x को अंदर गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड, ठीक है। चलिए यहाँ गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। सोचो अगर मान लो इधर ऊपर नीचे मैं x का गुणा कर दूं, ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं x का गुणा कर दूं तो क्या होगा बताइए। तो x पहले से है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर ऊपर नीचे अगर मैं y का गुणा कर दूं तो इधर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। और जोड़ने से क्या होगा, अगर मान लो ये और वो जोड़ दिए जाए, ठीक है, ये और वो अगर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस होने के नाते क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो ठीक है, ये एक आपको क्लू मिल रहा है कि आपको सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में क्या चुना जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में आप संख्याओं को भी चुन सकते हो, संख्याएं जैसे 1 2 -1 0, ठीक है। और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में आप वेरिएबल्स को भी ले सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1/x 1/y, और वो भी अलग अलग टाइप के भी आप ले सकते हो, जैसे मैं एक्स वाई के साथ माइनस जेड ले रहा हूँ, 1/x 1/y के साथ, फिर कुछ जेड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी इच्छा अपनी सहूलियत अनुसार ले रहे हो, तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। संख्याओं को ले लो चाहे वेरिएबल्स को ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ले लो, बस आपको जो भी आप ले रहे हो ऑब्वियसली बात है आपने वहां पे कुछ सोचा हुआ है कि किसी तरह से वो आपको सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ अगर मैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में इनको चुनूंगा तो मुझे ये सरल रूप में मिलेगा, एक ऐसा रूप मिलेगा जिसको समाकलन करना अर्थात इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो, तो बेशक आप फिर वो उन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे चुना जाता है उसी का क्लू आपको मैं सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सोचो अगर x ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ ऊपर नीचे y का गुणा कर दिए तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ने से कट जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और बात, आप कह रहे हैं कि सर ऊपर नीचे x का गुणा कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो गया चलो, और वो इसके साथ कट जाएगा चलो जोड़ने पर, परंतु वो एक्स स्क्वायर इसके साथ भी तो गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, और वो एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पे है। सोचो यहाँ पे भी तो जब आप जेड को गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब ये अगर उसके साथ जुड़ेगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड घटाने पे कट जाएगा, है ना भाई। इसको जब अपन इन दोनों का काम करेंगे तो घटा देंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है तो कटने के लिए घटाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ हम ऊपर नीचे किसका गुणा करने की सोच रहे थे, y का गुणा करने की सोच रहे थे। तो ऊपर नीचे y का गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि y का गुणा कर रहे हैं, एक y पहले से यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा माइनस में। ठीक है। और सोचो दोस्तों यहाँ पर जब हम, अच्छा और इसको इसके साथ अपन जोड़ रहे हैं, परंतु इसको उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ ये वाला माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड कट जाएगा। ठीक है। अगर आपको अभी डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है कि सर ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता ना करो, अब वो सारा काम जो अभी तक मैं आपको बोल कर बता रहा था वो मैं लिखूंगा, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, फिर कहीं डाउट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणक निकाय, ठीक है, तो गुणक निकाय के रूप में अपन क्या क्या चुन रहे हैं बताऊं। इधर ऊपर नीचे मैं x का गुणा करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, इधर ऊपर नीचे मैं y का गुणा करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, और उधर तो मेरे को कुछ गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन माइनस चिन्ह का जरूरत पड़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो -1 का मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। ठीक है। तो गुणक निकाय इतने इतना चुनने पर या इनका प्रयोग करने पर आप ऐसा लिख सकते हो। अब प्रयोग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप गुणक निकाय इतना 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 चुन लेते हैं तो आपको यहाँ पर पहले वाले फ्रैक्शन, देखो ये पहला फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, क्या लिखे हैं, dx बटे x वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है, फिर क्या लिखा है dy माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, दिए हुए सारे फ्रैक्शंस को आपको एज इट इज तो पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद इनको यहाँ पे अप्लाई करके जो नया फ्रैक्शन बनेगा उसको भी लिखना है, और वो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो इन सबों के इक्वल होगा। ठीक है, डी जेड बटे जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो दोस्तों अभी अपन ने कुछ नहीं किया है, इन्हीं चीजों को एज इट इज लिखा है। अब अपन इन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है ध्यान से देखिए। गुणक लिखा है एक्स वाई माइनस वन, मतलब यहाँ ऊपर नीचे एक्स का गुणा, यहाँ ऊपर नीचे वाई का गुणा, यहाँ ऊपर नीचे -1 का गुणा। चलिए दोस्तों करिए, यहाँ ऊपर नीचे एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स डी एक्स, ठीक है, और ऊपर नीचे वाई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई डी वाई, और अपन को जोड़ना है, ठीक है, ये माइनस होने के नाते वो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये -1 का गुणा करेंगे तो माइनस डी जेड, ठीक है, अपॉन। अब सुनिए, जो जो काम आप जैसे जैसे ऊपर किए वही वही काम नीचे भी करना है। यहाँ ऊपर नीचे एक्स का गुणा किया तो एक्स डी एक्स आ गया, वाई डी वाई हो गया, ऊपर नीचे वाई का गुणा करने से, -1 का ऊपर नीचे गुणा करने से, और फिर मैं क्या किया सबको एक साथ लिखा हूँ, यानी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और ये -1 होने के कारण माइनस डी जेड करके लिखा हूँ। वही काम आपको नीचे भी करना है। ऊपर नीचे एक्स का गुणा करें तो ऊपर वाला लिखा क्योंकि नीचे वाला भी लिखो, तो एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, अंदर गुणा कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। अब ऊपर नीचे एक्स का गुणा करना है ना, उसके बाद इसको अंदर गुणा करना है, ठीक है, तो आप सोचेंगे सर तो एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो ऊपर नीचे एक्स का भी तो गुणा कर रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। इधर किसका गुणा कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाई का, एक वाई पहले से है, टोटल वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे क्या होगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और इधर ऊपर नीचे -1 का गुणा करें तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब देखो सब चीजें कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कटेगा, एक्स स्क्वायर जेड से कटेगा, ठीक है, और ये इससे कटेगा। हुआ ना हमारा काम आसान, यही तो हम चाह रहे थे। इसी को लाने के लिए ये दिमाग लगाना पड़ता है कि सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के रूप में क्या चुना जाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर वो तो ठीक है, आपने ये जो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स है उनका आपने प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, वो सब तो ठीक है, परंतु इनका इस्तेमाल करने के बाद जो आपने यहाँ पे फ्रैक्शन बनाकर लिखा है उसको
ये जो पुराने फ्रैक्शंस है उनको इज इक्वल्स टू करके उसको आपने लिखा है, क्या ये बराबर होगा? तो ध्यान से सुनिए, सदैव बराबर होगा। यानी कि मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, मान लो आपके पास रखा हुआ है a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। ये तीन फ्रैक्शंस है, आपस में ये बराबर है। अब मान लो मुझे जरूरत पड़ रही है कि भाई मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करना चाहता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे में 3 का गुणा करना चाहता हूँ, कर दो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे में -5 का गुणा करना चाहता हूँ, कर दो। और फिर आप मतलब इसको आप जोड़ना चाहते, ठीक है। 5a1, सॉरी इधर किसका गुणा किए थे? 2 का गुणा किए थे, है ना भाई। इधर 2 का, इधर 3 का, इधर -4, 5, जो आपका मन करे। मतलब आप जो इच्छा है आप उसका गुणा भाग जो करना है वो करो, उसके बाद ऊपर वाले को आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। बस एक नियम है इसमें, एक नियम याद रखना कि जो काम आप ऊपर करोगे ना वैसा ही नीचे करना। जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें मान लो 5 का गुणा करके माइनस करना है, ठीक है, कर दो। वही काम एज इट इज वैसे नीचे करना है, यानी कि 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर -5 का गुणा। इस तरीके से आप अगर नया फ्रैक्शन तैयार करोगे ना दोस्तों, तो वो हर हाल में इन सारे फ्रैक्शंस के बराबर रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप चाहे तो कुछ भी गुणा भाग करो, बस जैसे जैसा ऊपर वैसा वैसे नीचे। यहाँ 2 का तो यहाँ 2 का, 3 है तो 3, -5 तो -5। जोड़ो चाहे घटाओ, जैसे मान लो मैं इसको मान लो घटाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये वाला जोड़ना चाहता हूँ तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। वही तरीका यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमको ना कोई दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी यहाँ पे ऐसी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर अब आगे क्या करेंगे। तो देखो, अब बटे में तो सब कट चुके हैं, तो बचा कितने? 0। अब उस 0 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो तीनों फ्रैक्शन दिए, कोई भी मान लो इसको दोनों को थोड़ी देर के लिए भूलो और इसके साथ मान लो जो 0 है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 0 इसके साथ आगे गुणा होकर पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। तो आपके पास क्या बचेगा बताओ? x dx प्लस y dy माइनस डी जेड बराबर 0, ठीक है। और आप तुरंत इंटीग्रेट कर दो, परंतु 2 का गुणा कर दो पहले, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो x का क्या होता है, x² बटे 2 कट जाएगा x²। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? y²। यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2z, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और है ना भाई, 2z आप इंटीग्रेशन करोगे, ये देखो ऐसे 2 बाहर निकलेगा, 1 का z के सापेक्ष z होता है, तो ये ऐसा 2z और कांस्टेंट लेंगे c1। एक सॉल्यूशन हमको मिल गया, देखो ux, yz = c1, तो ux, yz = c1 आपको मिल गया है, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा, ये इंटीग्रेशन करने से मिला है, ठीक, ओके। है ना भाई, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, तो बटे 2 कट गया, इस तरीके से बन गया। अब देखो, आप ऐसे ही सोचिए, क्या और ऐसे ही कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? क्या और ऐसे ही कुछ सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स ले सकते हैं क्या, जिससे ये और सरल रूप में बदल जाए, ताकि आप सॉल्व कर सके आसानी से। तो देखो, सोचो जरा, यहाँ पे अगर x होता ही नहीं तो क्या होता? तो ये y² होता, और ये देखो यहाँ पे अगर z होता ही नहीं तो क्या होता? तो ये y² और ये -y² जोड़ने से कट जाता। यहाँ पे अगर x होता ही नहीं, यहाँ पे अगर y होता ही नहीं, अगर सोचो यहाँ पे अगर y होता ही नहीं तो क्या होता? तो ये -x² होता और ये +x² से कट जाता, अगर यहाँ पे z भी नहीं होता तो, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ x, y और ये z को अगर हटा देंगे तो बाकी चीजें जुड़कर के कट जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अगला काम हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब गुणक निकाय कौन से इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला आपको पूरा लास्ट तक दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे गुणक निकायों किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 1/x, 1/y, 1/z का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। टेकिंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स 1/x, 1/y, 1/z, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए।
तो देखियो यहाँ पे आप देखो ये पूरा फ्रैक्शंस आप लिख रहे हैं, फिर इज इक्वल्स टू करके आप वो लिख रहे हैं जो आप सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करने के बाद जो तैयार होते हैं ना, उसको लिखते हैं अपन। तो ये सबों को आप चाहो तो लिखो या फिर ऐसा लिखो इच फ्रैक्शन, ठीक है। इसको अगर अपन इक्वेशन 1 नाम दे दें इसको, ठीक है, इसको अगर अपन इक्वेशन 1 नाम दे दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू। तो ऐसा लिखने से क्या है, इच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 लिखने से मतलब ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है, इतना इक्वल इतना इक्वल इतना, ऐसे, क्योंकि तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तो कोई भी फ्रैक्शन लिखो या हर एक फ्रैक्शन जो है वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अब 1/x 1/y 1/z अपन लगा रहे हैं, तो देखो 1/x बोलने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे x का भाग, तो ऊपर x का भाग दोगे तो ये हो जाएगा dx बटे x, नीचे x का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, ठीक है, नीचे चलो मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा बताओ dy बटे y, इधर हो जाएगा बताओ dz बटे z, ठीक है। अच्छा 1/x कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ऊपर में भी 1/x नीचे में भी 1/x, तो ऊपर वाला तो 1/x में देखो dx के साथ लगा के लिख दिया हूँ, परंतु नीचे में 1/x का मतलब क्या होगा, x कटेगा और क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा बताओ, y स्क्वायर प्लस जेड। इधर 1/y करोगे तो ऊपर में जो 1/y किया मैं उसको लिख दिया हूँ dy बटे y करके, परंतु नीचे में जो 1/y करोगे तो y कटेगा तो क्या बचेगा बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड। इधर 1/z करोगे तो ऊपर वाले तो 1/z करके मैं लिख दिया हूँ dz बटे z करके, परंतु नीचे में जो 1/z करोगे, सोचो यहाँ पे 1/z करोगे तो z कटेगा ना सर, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल ये ऐसे है ना भाई। चलिए आप बताइए क्या होगा, देखो नीचे आप पूरा कितना सरल तरीके से बदल गए, देखो वाई स्क्वायर से कटेगा, जेड से कटेगा, एक्स स्क्वायर से कटेगा, बचेगा कितना, जीरो। जीरो को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फ्रैक्शन गुणित जीरो जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा, डी एक्स बटे एक्स प्लस डी वाई बटे वाई माइनस सॉरी प्लस डी जेड बटे जेड बराबर जीरो। समाकलन कर दो तो 1/x का log x 1/y का log y 1/z का log z, अर्थात log x प्लस log y प्लस log z आपको मिलेगा। log का नियम लगाएंगे तो log x y z मिल जाएगा, और उधर कांस्टेंट लेंगे log c2, ताकि अपने को x y z बराबर क्या मिल पाए, c2 मिल पाए। और यही x y z बराबर c2 आप इस रूप में देखो, v x y z बराबर c2, ये u x y z बराबर c1। तो अतः अभिष्ट हल क्या होगा बताइए, अतः अभिष्ट हल दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अभिष्ट हल किस रूप में दिया जाएगा बताओ। तो अभिष्ट हल होगा 5, फिर आपका जो पहला सॉल्यूशन मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, क्वामा करके एक्स वाई जेड लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। बराबर किस पर आपको 0 लिखना है, देखो ये इस रूप में अपन लिखे हैं इसको, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बतलाते हैं तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में थोड़ी और कुछ वैरायटी है, चलिए देखते हैं उसको भी। दोस्तों देखिए ये जो तीसरा सवाल है ना, तो तीसरा सवाल में क्या लिखा है, p प्लस 3q बराबर 5z प्लस 10y माइनस 3x, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R के जगह पे आपको कौन कौन दिख रहा है। तो कैपिटल P कौन होता है, स्मॉल p के साथ, तो स्मॉल p के साथ कुछ नहीं है, तो कैपिटल P अपने को 1 दिख रहा है, कैपिटल Q 3 दिख रहा है और कैपिटल R ये पूरा दिख रहा है। तो आप पूरा पहले लिखेंगे वो पूरे थ्योरी कि यह लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप का है, ठीक है, यानी कि इस जनरल फॉर्म, इसका जो फॉर्म होता है वो इस रूप में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगे दोस्तों बताइए भला आप, हो जाएगा डी एक्स बटे पी
यानी कि 1 dy/q यानी कि 3 और dz/r यानी 5z + 10 y - 3x। चलिए सबसे पहले तो एकदम सिंपल दिख रहा है, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, ठीक है, इन दोनों को आप ले लो, ये दोनों को ले लो, तो क्या होगा बताओ, आप लिखेंगे आप टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज या टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, यानी प्रथम दो भिन्नों से, तो क्या मिलेगा, प्रथम दो भिन्नों से लेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करके लिखेंगे तो y = 3dx हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। अब y = 3dx हो गया, आप इसको तुरंत क्या कर दो, समाकलन कर दो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 का हो जाएगा y बन जाएगा 3x और कांस्टेंट ले लेंगे, चलिए कांस्टेंट यहाँ पे a ले लेता हूँ, ठीक है, तो y - 3x = a हो गया। कांस्टेंट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, ABC ले लो, C1 C2 ले लो, जो इच्छा वो ले लो, ठीक है। तो ये एक तो अपने को सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, पहला और तीसरा एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो क्या मिलेगा बताओ, dx/1 dz/5z + 10 y - 3x, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ये वाला सवाल में अलग क्या खास बात है, तो देखो दोस्तों, इस वाले सवाल में अलग खास बात ये है कि आपके पास एक जो इंटीग्रल आया है, यानी एक जो सॉल्यूशन आपने प्राप्त किया है, उसका इस्तेमाल हम दूसरे सॉल्यूशन को प्राप्त करने में करेंगे। कैसे बताऊं, देखो ये y - 3x है, ये देखो यहाँ पे भी y - 3x है ना, सवाल ही हमको वो व्यवस्था करके दिया था कि आप उसकी वैल्यू रख सको, यहाँ पे हम a रख देंगे, कितना सरल पड़ जाएगा बताओ, dx/1 dz/5z + 10 क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, देखो कितना सरल हो गया। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप तुरंत समाकलन कर दो, सीधा समाकलन, ठीक है। तो इसको आप समीकरण नंबर अगर अपन 1 देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई 1, हमने इक्वेशन 1 की मदद से इसको लिखा है, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब क्या होगा, समाकलन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, बताओ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से हो जाएगा x = 2, ठीक है, तो ये तो सिर्फ dx है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log है ना भाई, log 5z + 10a, परंतु z का गुणांक, क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं तो z का गुणांक 5 जो है वो बटे में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेंगे, तो जो कांस्टेंट ले रहे हैं उसका अपने को यहाँ पे कांस्टेंट, चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे b1 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, b1, क्यों बताऊँ, क्योंकि अब मैं दोनों और 5 का गुणा करना चाहता हूँ, इस 5 को हटाने के लिए, तो 5 का गुणा करने से 5b1 हो जाएगा, फिर उसको अपन b बोल देंगे, तो ठीक है, तो कैसे होगा बताओ, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 5x, ठीक है, फिर हो जाएगा log 5z, ठीक है, 5z + 10a और प्लस 5b1, उसको b बोल देंगे, इसको जब पलटाएंगे क्या होगा, 5z - log, है ना, सॉरी 5x - log 5z + 10a बराबर b, तो 5b1 को हम लोग b बोल दिए, और बस यही आपका जो है ये कौन मिल गया बताओ। अच्छा, a का मान आप रख सकते हो वापस y - 3x के रूप में, तो 5x - log 5z + 10y - 3x, देखो 10 है ना भाई, 10 और a कौन है, y - 3x है, और ये यही आपका vxyz आ गया, vxyz = c2 लिखे ना, तो बस वहां पे जैसे c1 c2 है, यहाँ पे a भी है, क्या दिक्कत है बताओ। तो अतः आपका अभिष्ट हल क्या होगा बताओ, दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो कितना होगा, 5y - 3x, 5x - log 5z + 10y - 3x, आंसर आ गया। कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो पूछ लीजिए। यद्यपि आप देखेंगे कि इसको अनेक किताबों में और अलग अलग तरीके से फिर इसका रूप बदला गया है, जैसे लॉग है तो उस तरफ जाकर के फिर ई की घात में, तो अलग अलग रूपों में आप चेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल है।
और इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, काफी इजी है, बहुत इजी है। चलिए, अब एक खास बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। चौथा सवाल जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपको बना करके देखना है, दिमाग लगाना है। उसमें आपको मैं हिंट दे देता हूं, पहले आप इसका रूप बदलेंगे। कैसे बदलेंगे इसका रूप? पूरे समीकरण में दोनों ओर मतलब आप एक्स वाई जेड से गुणा कर दी तो क्या होगा? सोचो, अगर इस इधर एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे तो वाई जेड कटेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, इधर इधर एक्स वाई जेड से अगर आप ऊपर गुणा करोगे तो क्या होगा? जेड एक्स कटेगा, वाई बचेगा। इधर अगर आप एक्स वाई जेड से गुणा करोगे तो एक्स वाई एक्स कटेगा, जेड बचेगा। ठीक है, इधर कौन बचेगा? एक्स बचेगा। एक्स को अंदर गुणा कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो इधर एक्स वाई जेड से गुणा करने पर क्या हो रहा था? जेड एक्स कट रहा था, कौन बचेगा था? वाई। वाई को आप अंदर गुणा कर दो तो वाई जेड माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इधर ऊपर नीचे, सॉरी, इधर ऊपर नीचे कौन कट रहा था? हाँ, एक्स वाई कट रहा था, कौन बच रहा था? जेड बच रहा था। जेड को आप अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? जेड एक्स माइनस जेड वाई हो जाएगा। फिर आप इस रूप में आपको जब वो दिखने लग जाए फिर आप आसानी से बना लेंगे। तो चौथा सवाल आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों, ये सवाल बन चुके हैं। इन सवालों में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट मिलता है तो आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट अगर हो तो। और बाकी सवालों को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बना करके देखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपसे सवाल सॉल्व होने लगेंगे और परीक्षा में भी बनेंगे। दोस्तों, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।